अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाए। तो जैसा कि मैंने चैप्टर नंबर 5 का, जिसका नाम है वेक्टर इंटीग्रेशन, इसके सप्लीमेंट्री को प्रॉब्लम्स को स्टार्ट किया हुआ है और इसका क्वेश्चन नंबर 31 मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में अपलोड किया था और आज की जो मेरी वीडियो है इसमें मैं क्वेश्चन नंबर 32 को अपलोड करने लगी हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 32 की स्टेटमेंट रीड आउट करने लगी हूँ। स्टेटमेंट में वो ये कहते हैं द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल, कहता है एक्सेलरेशन किसी पार्टिकल की, कहता है किसी भी टाइम पे t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ तो t 0 है या उससे मतलब बड़ी वैल्यू है। कह रहा है गिवन क्या है, मतलब यह कि एक्सेलरेशन क्या दी हुई है, e की पावर -t i कैप -6 t प्लस 1 j कैप प्लस 3 साइन t k कैप। और फिर वो कह रहा है इफ द वेलोसिटी एंड द डिस्प्लेसमेंट आर जीरो एट t इज इक्वल टू 0 फाइंड v एंड r एट एनी टाइम। अब हम लोगों को वो ये कह रहे हैं कि अगर हमारे पास वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है, जब हमारे पास टाइम ज़ीरो हो गया तो वेलोसिटी भी ज़ीरो हो गई और डिस्प्लेसमेंट भी ज़ीरो हो गया, तो फिर वो कहता है कि फिर उस पॉइंट पे v मतलब वेलोसिटी फाइंड आउट करो और r जो है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करो। ठीक है जी। नेक्स्ट अब हमारे पास a है, तो हम लोगों ने इसको वेलोसिटी में कन्वर्ट करने के लिए हमें पता है कि जब वेलोसिटी का डेरिवेटिव ले लिया जाता है तो वह एक्सेलरेशन में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब एक्सेलरेशन किसके इक्वल है, dv/dt। ठीक है, दोबारा सुन ले। एक्सेलरेशन को हम लोगों ने अगर वेलोसिटी की फॉर्म में लिखना हो तो इसको लिखा जाता है dv/dt। ठीक है जी। तो फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, इसके साथ इंटीग्रेशन भी लगा देंगे और डिफरेंशिएशन वाला भी लगा देंगे। ठीक है, तो हमारे पास इंटीग्रल लगा दिया इसी वैल्यू पे, एक्सेलरेशन वाली वैल्यू पे, एक्सेलरेशन की जगह dv/dt लिख दिया गया। अब अगर इसके इंटीग्रेशन लो तो हमारे पास ये इंटीग्रल जब भी लगता है इसके साथ dt आता है। सिमिलरली अगर यहाँ पे हम इंटीग्रल लगा रहे हैं तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, dt। नेक्स्ट हमारे पास वो कहता है अगर हमारे पास dv/dt का इंटीग्रल लो तो ये v आ जाएगा, इज इक्वल टू ई फंक्शन का क्या होता है, वो डेरिवेटिव, पावर पहले और जो फंक्शन है वो एज इट इज ऐसे ही है इसका। फिर वो क्या कहता है आई कैप एज इट इज -6, ये t है तो ये पावर में एक प्लस उससे डिवाइड, प्लस 1 है तो इसकी जगह t आ जाएगा, j कैप -3। माइनस कैसे आया, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है और साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कॉस टी। ठीक है, और साथ क्या आ जाएगा, के कैप प्लस सी क्या, हमारे पास कोई सा भी कांस्टेंट ऐड करते हैं। अगर हमारे पास जब भी किसी भी वैल्यू पे इंटीग्रेशन अप्लाई की जाए तो कोई सा कांस्टेंट प्लस सी ऑलरेडी, मतलब ये जो हमारे पास तो ये वाली वैल्यू है प्लस सी कांस्टेंट आता ही आता है। ठीक है जी, मतलब हम लोगों ने इस कांस्टेंट को लिखना ही लिखना है। ठीक है, और अगर हमारे पास लिमिट्स लगा दी जाती हैं तो फिर ये जो प्लस सी है ये हमारे पास नहीं लिखा जाता। नेक्स्ट है जी, अगर वो कह रहा है यहाँ पे, उसने क्या कहा था कि हमारे पास वेलोसिटी भी ज़ीरो कर दो। उसने क्या कहा था कि अगर वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो किस टाइम पे, टी टाइम पे, टाइम भी ज़ीरो है। तो ये देखो हमने वेलोसिटी पहले ज़ीरो रखनी है। क्यों यहाँ पे वेलोसिटी ही ज़ीरो रखी गई है, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो क्यों नहीं रखा गया, क्योंकि हम यहाँ पे वैल्यू जो फाइंड हुई है वो कौन सी है, वेलोसिटी। अब हम क्या करेंगे कि अगर हमारे पास वेलोसिटी ज़ीरो है किस टाइम पे, टाइम पे ज़ीरो है। ठीक है, ज़ीरो टाइम पे वेलोसिटी क्या हो गई, ज़ीरो। तो हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे b की जगह ज़ीरो और t की जगह भी ज़ीरो, सारी वैल्यूज पुट कर दी। पुट करने के बाद हमारे पास e फंक्शन की पावर ज़ीरो, एनी मतलब किसी भी चीज़ की पावर ज़ीरो ली जाए तो वो 1 होती है। ठीक है, ये माइनस आपने निगलेक्ट कर देना है। किसी भी चीज़ की ज़ीरो, देखो हमारे पास अगर 2 की पावर ज़ीरो ली जाए ना, फॉर एग्जाम्पल 2 की पावर ज़ीरो, ये किसके इक्वल हो जाता है, ये भी 1 के इक्वल होता है। सिमिलरली अगर e की पावर ज़ीरो ली जाए तो वो 1 के इक्वल है और माइनस ऑलरेडी पहले का इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस आई कैप आ जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारे पास ये 6 वाली, 6 के साथ जो भी वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, 0 डिवाइड बाई एनीथिंग ज़ीरो प्लस ज़ीरो, तो ये 0 आ जाएगा। मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई बाई ज़ीरो, ये वाली टर्म पूरी खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या टर्म आ गई, -3 कॉस ज़ीरो। कॉस की वैल्यू हमें पता है, कॉस ज़ीरो कैलकुलेटर पे देखें तो वो 1 होता है, 1 के इक्वल, -3 के कैप आ गया और प्लस C1। अब मुझे कोई स्टूडेंट ये बता सकता है कि हम लोगों ने यहाँ पे C कांस्टेंट लिया तो यहाँ पे हम C1 ले रहे हैं, क्यों। इसका रीज़न ये है कि हम लोगों ने उस कांस्टेंट को डिफ़र करना है। ठीक है, पहले सी था लेकिन इसमें भी हम लोगों ने चेंजिंग की, जब चेंजिंग कर दी तो जो कांस्टेंट है इसमें भी कांस्टेंट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा।
नेक्स्ट स्टेप हम लोगों ने क्या किया, C1 इधर ही रह गया और ये दोनों वैल्यूज दूसरी साइड पे चले गई और ये हमारे पास C1 का आंसर आ गया। ठीक है जी, इतनी बात हो गई। अब हमने क्या करना है, इस V वाली में जो हमारे पास C1 आया है उसकी वैल्यूज पुट करनी है। मतलब I यहाँ पे है ना और यहाँ पे I कैप है, I कैप ये 1 है, 1 माइनस e की पावर माइनस t हो जाएगा। ठीक है, ये I इस I वाली वैल्यू में ऐड हो जाएगा, J वाली टर्म कोई नहीं है तो ये एज इट इज आ जाएगी। और फिर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 माइनस 3 कॉस t। ठीक है, फिर इसमें से 3 को कॉमन ले लिया जाएगा। दोबारा सुन लें, इसकी ये सारी वैल्यू इस वेलोसिटी वाली वैल्यू में ऐड कर देनी है। ऐड करने से हमारे पास जो है फाइनल आंसर वो ये आएगा। नेक्स्ट हमने क्या करना है, डी वी का मतलब है हम इसको dr/dt की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है जी, अगर डी मतलब डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव लो तो वेलोसिटी आता है। ठीक है जी, और एक और भी चीज़ मैं आपको ये बताने लगी हूँ, वो ये है कि हम एक्सेलरेशन को dv/dt की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और एक और फॉर्म है जिसमें हमारे पास ये देखें यहाँ पे d²r/dt का स्क्वायर, एक्सेलरेशन ऐसे भी लिखी जाती है। ठीक है, दो फार्मूलाज हैं, dv/dt भी एक्सेलरेशन को ही रिप्रेजेंट करता है और d²r मतलब डिस्प्लेसमेंट का 2 दफ़ा डेरिवेटिव लो विद रिस्पेक्ट टू टाइम के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लो तो क्या आएगा हमारे पास वो आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। अब हम लोगों ने जब वैल्यूज पुट कर ली तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन लगा देंगे, दोनों साइडों पे इंटीग्रल लगा दिया। अगर इंटीग्रल लगाएंगे तो उसके साथ dt यहाँ पे लिखा जाता है, ये तो अंडरस्टूड सी बात है। और यहाँ पे इंटीग्रल आ जाएगा और इसके साथ यहाँ पे आगे dt आ जाएगा। यहाँ पे dt मेरे ख्याल में मैंने मिस कर दिया, यहाँ पे dt आ जाएगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास जो स्टेप है उसमें हम लोगों ने इसका इंटीग्रल ले लिया। अगर इंटीग्रल ले लेंगे तो हमारे पास जो आएगा फाइनल आंसर वो r इज इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव लो तो t आता है। और ये फंक्शन डेरिवेटिव कह रही हूँ, अगर इंटीग्रल लो तो t आता है, e की पावर माइनस t का इंटीग्रल लो तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, आई कैप एज इट इज़ आ गया। फिर प्लस नेक्स्ट वैल्यूज़ का भी डेरिवेटिव ले लिया गया है और ये वाले आंसर्स आ गए। इसको मुझे एक्सप्लेन करने की आई गेस ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, अब दोबारा वही वाली कंडीशन लगाई जाएगी जिस तरह मैंने पहले लगाई थी कि अगर वेलोसिटी ज़ीरो है, कौन से टाइम पे, जब टाइम ज़ीरो था तो वेलोसिटी भी ज़ीरो थी। यहाँ पे क्या है, जब टाइम ज़ीरो है तो डिस्प्लेसमेंट भी ज़ीरो है। अब हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट की क्यों बात की है, आंसर क्वेश्चन मतलब ये पूछा जा सकता है कि इसमें डिस्प्लेसमेंट की ही क्यों बात की है, क्योंकि यहाँ पे आर है। इस आर का मतलब है कि अब हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो रखनी है। यहाँ पे जब हम आर ज़ीरो और टी ज़ीरो रखेंगे, इस वाली वैल्यू में पुट करके देखें तो यहाँ पे क्या है, ज़ीरो प्लस ई की पावर ज़ीरो, आई कैप एज इट इज़ आ गया, प्लस ये सारी टर्म ज़ीरो हो जाएगी, प्लस ज़ीरो माइनस ये भी सारी टर्म ज़ीरो हो जाएगी। क्यों, साइन ज़ीरो ज़ीरो होता है। ठीक है जी, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो तो वो ज़ीरो ही आएगा, प्लस C2 लास्ट वाला एज इट इज़ आ जाएगा। अब हमारे पास जो C2 की वैल्यू आई है वो क्या आ गई है, माइनस आई कैप। तो ये माइनस आई कैप, ये देखें जी, ये माइनस आई कैप आया। तो हम क्या करेंगे, इस आर पे आई की वैल्यू सिर्फ पुट कर देंगे तो टी माइनस वन प्लस ई की पावर माइनस टी और बाकी सारी वैल्यू एज इट इज़, क्योंकि हमारी चेंजिंग किस में हुई थी, सिर्फ आई कैप में हुई। और यही आपका आंसर है। अब इसका क्वेश्चन नंबर, अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33 है। इसकी काफ़ी लेंथी स्टेटमेंट थी तो स्टेटमेंट को रीड कर लेते हैं। ये भी उसी पैटर्न पे सॉल्व होगा जिस तरह से हम लोगों ने पहले सॉल्व किया। वो कह रहा है द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कहता है किसी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन क्या है, कौन से टाइम पे, टी टाइम पे, इज गिवन बाय, ये देखें जी, ये एक्सेलरेशन उसने दे दी है माइनस जी जे कैप वेयर जी इज़ अ कांस्टेंट। अब वो कह रहा है कि ये जो जी वाली वैल्यू है ये कोई सा भी कांस्टेंट है, किस टाइम पे, ज़ीरो टाइम पे। नेक्स्ट वो कह रहा है द वेलोसिटी इज गिवन बाय। अब हमारे पास जो वेलोसिटी दी गई है, पहले हम लोगों को इसमें एक्सेलरेशन गिवन था, इसमें इसने वेलोसिटी नहीं दी थी, उसने कहा था वेलोसिटी ज़ीरो रखोगे और मतलब फाइंड आउट करोगे। तो हमने क्या किया, एंड डिस्प्लेसमेंट आर इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, वेलोसिटी हमारे पास ये है और डिस्प्लेसमेंट भी गिवन है। कहता है फाइंड वी एंड आर। अब फिर वी और आर फाइंड आउट करो एट एनी टाइम जहाँ पे टी ज़ीरो से बड़ा हो। अगर टी ज़ीरो था तो वेलोसिटी की ये वैल्यू आई और डिस्प्लेसमेंट की ये वैल्यू आई। फिर वो कहता है कि फाइंड करो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट किस टाइम पे, जब टाइम जो है हमारा ज़ीरो से बड़ा हो।
This is describe the motion of a projectile fixed from a cannon inclined at an angle theta naught with positive x-axis with initial velocity of magnitude v naught. अब नेक्स्ट उसने बात सिर्फ ये बताई है कि इससे हम लोगों को ये पता चलता है मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल मतलब किसी कैनन का मतलब होता है किसी तोप से कोई चीज़ निकल रही है, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल का मतलब होता है, यहाँ से मैं आपको एक्सप्लेन कर दी, ये देखिए जी, अगर ये कोई चीज़ यहाँ से आ रही है ऐसे करके फिर वापस आ जाएगी, इसको प्रोजेक्टाइल मोशन कहा जाता है। ये आप फिजिक्स पे टॉपिक पढ़ेंगे। और वो कह रहा है कि अगर कोई एंगल बना रही है थीटा नॉट, ये कोई एंगल बना रही है इसके साथ एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस के साथ, ये हमारे पास एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, ठीक है जी। इसमें यहाँ से कोई चीज़ निकल रही है और यहाँ पे दोबारा आ रही है, तो इसको प्रोजेक्टाइल मतलब किसी फिक्स पॉइंट पे जाती है और दोबारा बैकवर्ड मूव कर जाती है। फिर वो कह रहा है कि उसने जो है एंगल क्या बनाया, एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल बना रहा है विद इनिशियल वेलोसिटी, मतलब जो शुरू वाली वेलोसिटी क्या है, जिसकी मैग्नीट्यूड क्या है, वी नॉट, ठीक है जी। अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों के पास एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन को मैं डी बाई डी टी के फॉर्म में लिख सकती हूँ, ठीक है। आपने इनमें डी बाई डी टी ही लिखना है, क्यों, क्योंकि इसमें वेलोसिटी का भी जिक्र है। और अगर वेलोसिटी का जिक्र ना होता तो आप ये वाला भी लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन ऑल्सो इक्वल टू डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर, ठीक है जी। इतनी बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट हम मूव करने लगे हैं, और नेक्स्ट जो स्टेप है वो क्या है। अच्छा, ये मतलब इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मतलब इजीली हो जाएगा आपसे। अब जब मैंने उस पे डी वी बाई डी टी की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो हम क्या करेंगे, सिंपल इंटीग्रल लगाएंगे और साथ डी टी आ जाएगा। यहाँ पे भी क्या करोगे, इंटीग्रल लगा दोगे, ये वाली वैल्यू अंदर भी लिख सकते हो, आपकी चॉइस है, या फिर ये बाहर भी लिख सकते हो, इट इज़ मतलब इसका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट स्टेप क्या है, माइनस जी, जब इंटीग्रल डी टी ले लो तो इसका मतलब टी आ जाएगा, और जे क्या प्लस सी वन, कोई सा भी कॉन्स्टेंट लगा दिया उसने। इतनी बात समझ में आ गई। अब उसने ये चीज़ कही थी कि अगर हमारे पास टाइम ज़ीरो था तो वेलोसिटी की ये वैल्यू थी। अब हम लोगों ने क्या करना है, इस वाली वैल्यू को सिंपल किसके इक्वल लिख देना है, C1 के, ठीक है। क्योंकि इसमें उसने बता दिया था हम लोगों को, ये जो C1 हम लोगों के पास आया था, इसमें हम लोगों ने इसकी वैल्यू बना के हमें पता चल गया हुआ था, इसमें हम लोगों ने फाइंड नहीं करना। उसमें क्या था, जब T0 था तो V की क्या वैल्यू थी, उसने ये कहा था कि वो फाइंड की थी, हमने इसमें नहीं करनी, इसमें हमें C1 की वैल्यू पता चल गई कि भाई ये है। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, जहाँ जहाँ हमारे पास C1 है वहाँ ये वैल्यू पुट कर दोगे, और जे वाली टर्म में ऐड कर दी जाएगी, मतलब V नॉट साइन थीटा नॉट हो जाएगा माइनस जी टी जे कैप बाहर आ जाएगा, और ये आई कैप वाली वैल्यू एज इट इज़ रह जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, हम वेलोसिटी को लिखा जाएगा डी आर बाई डी टी की फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट क्या करेंगे, इसका भी इंटीग्रल ले लेंगे, और इंटीग्रल लेने के बाद ये आर में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसके साथ टी आ जाएगा, सिमिलरली इसके साथ भी टी आ जाएगा, इसके साथ टी ऑलरेडी है तो पावर में एक प्लस उसी से डिवाइड, ये वाली वैल्यू आ गई, और प्लस C2। अब हमें इस चीज़ में इधर भी पता है कि हमारे पास जब टाइम ज़ीरो था तो आर हमारे पास क्या था, क्वेश्चन में दोबारा देख लें, जब टाइम हमारे पास ज़ीरो था तो डिस्प्लेसमेंट क्या था, वो भी ज़ीरो था। अब हम क्या करेंगे, जो वैल्यू है C2 वो क्या किसके इक्वल आएगा, ये देखिए ये दोनों जीरो है, जिसका मतलब जो C2 यहाँ पे हम लोगों ने कांस्टेंट ऐड किया वो जीरो के इक्वल आ गया, तो इसकी जगह जीरो लगा देंगे, और ये हमारे पास क्या आ जाएगी, डिस्प्लेसमेंट, और ये हमारा क्या है जी, फाइनल आंसर। ये थी जी आज की मेरी वीडियो। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।